नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। मैं रितिका गुप्ता आपका कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर में वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। श्रोताओं, चिकित्सा शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग है जो हमारे सभी के जीवन में कहीं न कहीं जुड़ा होता है। सभी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा संस्थान इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में हो रहे विभिन्न नवाचारों और पहलों पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री अम्बरीश कुमार जी को। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। सर, हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की जो कमी है उसकी बातें कई सालों से चलती आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो किस प्रकार की योजना है, कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, कितने नए डॉक्टरों के जो सीटें हैं वो सृजित हो चुकी हैं, क्या योजना है इसे लेकर? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज खोलने से जनता को क्या लाभ होता है। जी, मेडिकल कॉलेज के साथ जो संबद्ध अस्पताल होता है वहाँ पे टर्शरी केयर, जिसको हम सामान्य भाषा में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट सेवा कहते हैं, वो उपलब्ध होती है। तो जैसे एसएमएस अस्पताल के अंदर देखें तो वहाँ पे 35 से 40 प्रकार के अलग अलग विभाग हैं, जो हर प्रकार के जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है। तो मेडिकल कॉलेज को एक स्कीम जो है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए। उसके चलते वर्तमान में 29 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं राजस्थान के अंदर। 2 और मेडिकल कॉलेज जैसलमेर और टोंक में इस साल शुरू हो जाएंगे और ये हैं राजकीय क्षेत्र में, और इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। 13-14 अभी चल रहे हैं और अगले और 15-20 मेडिकल कॉलेज और भी पाइपलाइन में हैं जो खुलेंगे। तो एक उच्च स्तर की चिकित्सा सेवा को उपलब्ध करवाते हैं मेडिकल कॉलेज, और साथ ही डॉक्टरों की ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्टर उसमें एमबीबीएस, एमडी, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पढ़ के निकलते हैं, फिर नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपिस्ट, पब्लिक हेल्थ। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं चिकित्सा के अंदर। हर स्ट्रीम के अंदर हमारे कॉलेजेस हैं और उसमें लोग बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। तो जो ओवरऑल चिकित्सा सेवाओं का एक विस्तार हो रहा है। सर, जब मेडिकल कॉलेज नए खुल रहे हैं तो वहाँ पर मूलभूत ढांचे का विस्तार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वहाँ पर जो जरूरी सुविधाएं हों उनका विकास हो। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस प्रकार तेज़ी से काम हो रहा है? देखिए, हमारे पास राजस्थान में पहले 6 मेडिकल कॉलेज जो डिविजनल हेडक्वार्टर पे थे, फिर एक RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर में खुला और उसके बाद झालावाड़ में एक खुला, और फिर बाकी 24 मेडिकल कॉलेज और अलग अलग ज़िलों में खुले हैं। तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण चल रहा है और साथ में अतिरिक्त अस्पतालों का निर्माण भी चल रहा है। तो इसके लिए सरकार तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है सब जगह पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। भवन भी बन रहे हैं, उनके साथ साथ इक्विपमेंट, मैन पावर, सभी चीज़ों की बढ़ोतरी हो रही है। जी सर, ये मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता और उन्हें निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त हो, इसके बारे में क्या कुछ नवाचार किए गए हैं या कुछ आगे किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे। देखिए, हम भारत में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो दुनिया में अमंग्स द बेस्ट हैं। हमारे यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है और उनका जो अनुभव होता है, जो कि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, तो हमारे डॉक्टर बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दुनिया में बेस्ट है। जी सर। तो उस तरीके से, मतलब जैसे पहले जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मेडिकल ऑफिसर होता है वो MBBS किए होता है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे 3-4 प्रकार के स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 15 से 20 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट, कल मैं गणना कर रहा था कि 80-90 प्रकार की स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन और सब स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हम आगे यह भी कर रहे हैं कि जितनी भी प्रकार की स्पेशलिस्ट डिग्री होती है इस देश में, उन सब को हम राजस्थान में शुरू कर रहे हैं। तो उसके चलते अब की बार हमने बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है कि नर्सिंग में और पैरामेडिकल में जितनी प्रकार की विशेष ट्रेनिंग होती है वो सब को हम यहाँ शुरू करें। ऐसे ही मेडिसिन के अंदर भी जितनी प्रकार की स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन उनको भी हम राजस्थान में शुरू कर रहे हैं।
मिड टर्म ट्रेनिंग भी एक बड़ा इशू है, और डॉक्टरों को या डॉक्टर जो हमारे शिक्षक हैं उनको मिड टर्म ट्रेनिंग भी मिलती रहे, जो नई नई तकनीकें आ रही हैं मेडिकल के क्षेत्र में और विभिन्न डिपार्टमेंट्स की आपने बात की उनके क्षेत्र में। तो क्या कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग या जो आईटी का उपयोग करके हम उनको ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, चिकित्सा शिक्षा एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। उसके अंदर मरीज के साथ जुड़ना, मरीज को देखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो रोल है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रोल उससे भी ज़्यादा बड़ा है जी। तो हम जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको ऑन गोइंग ट्रेनिंग के लिए हम छुट्टी की सुविधा देते हैं, पेड लीव की सुविधा देते हैं, और रोज़ लोग अलग अलग प्रकार की खुद ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। कोई एम्स जाता है, कोई फेलोशिप करने जाता है, कोई विदेश जाता है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स खुद को अपने आप आगे ट्रेनिंग दे के अपग्रेड करते रहते हैं। सर, जितने भी चिकित्सा शिक्षा संस्थान हैं और विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है कि बाहरी तत्वों से सुरक्षा प्लस आंतरिक सुरक्षा के कई बार डॉक्टरों और मरीजों के बीच भी कहासुनी हो जाती है। ये स्वाभाविक चीज़ है। तो सुरक्षा, जितने चिकित्सा संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी सुरक्षा पुख्ता हो, वहाँ पर किसी प्रकार की किसी को संशय ना हो कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है या नहीं है। तो अभी हाल ही में CISF के साथ भी आपने एक कुछ नवाचार किया है मिलके, तो वो क्या योजना है और आने वाला ढांचा किस प्रकार का होने वाला है? देखिए, सुरक्षा एक अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल हैं वो बड़े संस्थान हैं। मतलब एक भवन के अंदर, जैसे SMS के अंदर रोज़ के 12,000 तो OPD में मरीज़ आते हैं। उनके साथ यदि आप अटेंडेंट मान लें तो 40-50 हज़ार लोग अंदर आते हैं और जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार बेड्स जो हैं SMS के कैंपस और आसपास के अस्पतालों में, तो उसके अंदर भी लोग रोज़ भर्ती होते हैं। तो इतनी बड़े पैमाने पर सुरक्षा को मैनेज करना एक प्रोफेशनल टास्क है, जिसके लिए हमने CISF से संपर्क किया। CISF अभी इसके लिए एक सिक्योरिटी और फायर का एक सर्वे करेगी। जी सर। तो उसके बाद वो हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि कैसे हम इस व्यवस्था को चाक चौबंद कर सकते हैं, जिससे कि सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से हो सके। इसी से संबंधित सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी। रोगियों की सुरक्षा और भवनों के रखरखाव के लिए हाल ही में चिकित्सा शिक्षा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक SOP जारी की है। इस बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे जो कोई भी जो भवन है उसको नियमित रख रखाव की आवश्यकता होती है। जी सर। जैसे मनुष्य का शरीर भी हमें हर समय रख रखाव करना है, रोज हम नहाते हैं, भोजन करते हैं, शौच करते हैं, तो ये रख रखाव है जी। वैसे ही भवन के रख रखाव की भी आवश्यकता है। उसके लिए डेडिकेटेड टीम की आवश्यकता है, और हम राज्य सरकार के अंदर PWD विभाग भवनों को बनाता है और वो रख रखाव करता है जी। तो उनके साथ हमने एक व्यवस्था स्थापित की है, जिससे भवन की जो वैल्यू है उसका 2% हर साल PWD को भवन के रखरखाव के लिए दिया जाएगा। उसमें से वो 1% राशि तो एक एनुअल मेंटेनेंस के रूप में यूज़ करेंगे, जिसमें अस्पताल के अंदर एक चौकी स्थापित की जाएगी, जहाँ पे प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, अलग अलग प्रकार के जो टेक्निकल लोग हैं हर समय उपलब्ध रहेंगे, जो रोज़ अस्पताल के अंदर घूम घूम के जो छोटी मोटी टूट फूट है उसे ठीक करते रहेंगे। और बचा हुआ 1% जहाँ जहाँ पर कोई, जैसे मान लीजिए छत टपकती है उसको ठीक करना है, कोई टॉयलेट ख़राब है उसको ठीक करना है, तो उसको वो स्पेसिफिक उसका एस्टिमेट बना के उसको रिपेयर करेंगे। ये व्यवस्था जैसे ही अब चलेगी, आप देखेंगे कि 6 महीने से 1 साल के अंदर भवनों की जो स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। इसमें एक जो सबसे बड़ा हमने परिवर्तन किया है, पहले ये सोच थी कि जो मेंटेनेंस है वो प्राथमिकता से होनी चाहिए। बिल्कुल। अब आप ये कि पहले आप प्राथमिकता तय करेंगे, साहब इतने बड़े भवन की मेंटेनेंस एक साथ नहीं हो सकती। अब मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए आपके शरीर में कोई कष्ट है, तो डॉक्टर बोलेंगे साहब आपके पास इतना ही पैसा है, तो अब की बार हम आपकी बाईं आंख को ठीक कर लेते हैं, अगले साल आप दाईं आंख के लिए आ जाना, उससे अगले साल बाएं कान के लिए आ जाना। ऐसे नहीं होता ना जी नहीं। तो वैसे ही भवन भी आप अपने घर में भी ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ये एक बाथरूम का नल ठीक कर जाओ भैया, 6 महीने बाद दूसरे बाथरूम का नल ठीक कर जाना, ऐसे नहीं होता ना। तो ये सोच को हमने बदला है। सर, मेडिकल कॉलेजों में जो रोगियों की संख्या है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, और भीड़ प्रबंधन, ये भी लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि भीड़ प्रबंधन के साथ साथ ये भी कई बार मामला आता है कि एक लंबी वेटिंग होती है कई सारे स्पेशलिस्ट सेवाओं के लिए। तो उस पूरा जो ये तंत्र है, इसको सुनियोजित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए क्या आपके दिमाग में एक विचार है? देखिए, जो भीड़ है, भीड़ तब पड़ती है जब किसी को अनिश्चितता होती है। जैसे अगर आप ट्रेन के अंदर मान लीजिए रिजर्वेशन नहीं रखेंगे,
तो पूरी भीड़ पड़ेगी, किसी को नहीं पता कि मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप देखेंगे जनरल डब्बे के बाहर भीड़ पड़ती है, लेकिन जो रिजर्व डब्बा है वहाँ भीड़ नहीं होती है। तो इसका मतलब वहाँ पे आरक्षण को यूज़ किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से अस्पताल में भी जिसको मरीज़ को आना है, यदि उसको पता है कि डॉक्टर साहब मुझे इतने बजे मिलेंगे, तो फिर वो उसी समय आएगा। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो सुबह 8 बजे ओपीडी खुलता है तो 7:30 बजे भीड़ लग जाती है। तो इसको सुनियोजित करने के लिए हमने क्यू मैनेजमेंट की व्यवस्था शुरू की है जी। ये क्यू मैनेजमेंट के अंदर हर डॉक्टर के कैबिन के बाहर एक टीवी लगा है। आप ओपीडी का रजिस्ट्रेशन की पर्ची लेंगे तो आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर टीवी के बाहर ऊपर डिस्प्ले होगा कि आप क्यू में कितने नंबर पे हैं। मरीज़ के मोबाइल पे एक SMS जाता है जो बताता है कि आप क्यू में इतने नंबर पे हैं और आपका अनुमानित समय मिलने का डॉक्टर से ये है। तो इसके चलते वहाँ पर हमने इसको कांवटिया में सबसे पहले शुरू किया, उसके बाद जयपुरिया में किया। आप वहाँ पर जाकर देखें, हम खुद सरप्राइज्ड हैं कि इतना बड़ा चेंज आ गया है। तो ये बहुत छोटी सी टेक्नोलॉजी है। हमारा विभाग का कुल साल का बजट जो है वो 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर है और सब अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए हमें 25 से 30 करोड़ रुपए लगेंगे और ये एक बार की है। दूसरी, इसमें हमने एक मोबाइल ऐप पे अपॉइंटमेंट की व्यवस्था की है जी। तो अभी 2 अस्पतालों में लागू है। आप मतलब राज उपचार नाम से एक मोबाइल ऐप है जो iOS पे भी उपलब्ध है, एंड्रॉयड पे भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप आज का और कल का 2 दिन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, किस तरह के स्पेशलिस्ट से आपको मिलना है। उसमें अपॉइंटमेंट के स्लॉट हैं और उतने बजे जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपके लिए अपॉइंटमेंट वालों का एक अलग से काउंटर बना है। उस काउंटर पे आप जाएंगे तो आपको एक ओपीडी स्लिप बना के दी जाएगी और आप क्यू में वहाँ पर उतने बजे क्यू में आपका नंबर मिलेगा। हम बात करना चाहेंगे एक और महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, और इसके बहुत बड़ी संख्या में इसके लाभार्थी हैं। वो मेडिकल कॉलेजों में जाते हैं, उनको एकदम आसानी से उपचार मिले, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पूरी दुनिया में इस तरह की स्टेट रन इंश्योरेंस स्कीम कोई नहीं है जी। एक केंद्र सरकार की जो PMJAY स्कीम है उससे भी हमने इसको आगे एनहांस किया है। उसमें 5 लाख रुपए सालाना एक परिवार को मिलता है, हमारे यहाँ 25 लाख की राशि तक मिलता है। जी सर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ पर इस पे पिछले कुछ सालों में पैकेजेस के ऊपर काफ़ी काम हुआ है और व्यवस्था चलाने पे, क्योंकि ये एक बहुत ही बारीक व्यवस्था है, मतलब जो मरीज़ जिस स्पेशलाइजेशन के लिए आया उस ट्रीटमेंट का पैकेज उपलब्ध है या नहीं है, समय से क्या वो पैकेज उसमें फीड हो गया कंप्यूटर में, क्या उसको इलाज मिल पाया। तो ये एक मतलब ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और आज हम पा रहे हैं कि 70% राजस्थान की आबादी इससे लाभान्वित हो रही है निःशुल्क, और बाकी के जो भी लोग हैं 850 रुपये साल का देके अपने परिवार को इसमें जोड़ सकते हैं। तो सब प्रकार के इलाज इसके अंदर उपलब्ध हैं और जो जो इसमें कमियां पाई जाती हैं इसको हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मोड में चला रहे हैं। हर 6 महीने साल में हम उसके अंदर नए पैकेजेस जोड़ते हैं। जैसे इस साल रोबोटिक सर्जरी के पैकेज जोड़े गए, CTVS के पैकेज जोड़े गए, तो ऐसे कई सारे पैकेज हम इसके अंदर जोड़ते रहते हैं। चलने से पहले हम चाहेंगे कि श्रोताओं के लिए आपका कोई संदेश हो। देखिए, मैं ये कहूँगा कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए यदि हम अपना काम ईमानदारी से करें तो व्यवस्था चल निकलेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम भाग्यशाली हैं कि राजस्थान में हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय हैं, दोनों ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भाई हमें व्यवस्था को सुधारना है और व्यवस्था आप ऐसे बनाएं ताकि ये जनता को लाभ दे। तो एक ये व्यवस्थात्मक जो सोच है वो एक बहुत बड़ी बात है कि ऊपर से नीचे तक हमें ये मैसेज है क्लियरली कि आप सिस्टम को बिल्ड करें और सिस्टम को चलाएं। मतलब जो आपने बोला था कि मेडिकल कर्मियों की शॉर्टेज है, हमारा भर्तियों पे बहुत ज़ोर है। अभी हम सब प्रकार की डॉक्टर्स की भर्तियां, उसकी व्यवस्था भी हम बदल रहे हैं, उसको सरलीकरण कर रहे हैं। जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भर्तियां, नर्सिस की भर्तियां, तो जैसे जैसे ये एक व्यवस्थात्मक जो एक फोकस है ये रहेगा तो आप देखेंगे अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आपको धरती पे दिखना शुरू होगा। श्रोताओं के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया सर। आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, कई नवाचारों के बारे में हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का संपादन किया माधुरी वशिष्ठ ने, प्रस्तुति डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।